हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ सब्जेक्ट को कवर करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अपने लास्ट पार्ट में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री को कंप्लीट कर लिया था, क्लॉरेट्स इक्वेशन तक, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशंस। हालांकि ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी सिंगुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। स्टार्टिंग में हमने समझा था कि सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या था? जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, उसको क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या था? अगर जनरल सॉल्यूशन में आप जो कांस्टेंट आ रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हो, तो वो जो सॉल्यूशन निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? इस सॉल्यूशन में भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, लेकिन ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किया जाता। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह कुछ भी रख के नहीं लेते, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो पहले फिर से एक बार सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो मेरे साथ। अ सॉल्यूशन of a differential equation which is not derived from general solution by giving the particular values to the arbitrary constant is called singular solution। क्या चीज़? कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको पहली चीज़ तो जनरल सॉल्यूशन से डिराइव नहीं किया जाता। जनरल सॉल्यूशन में आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, तो उन कांस्टेंट की जगह कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके जो आंसर आता है वो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन उसमें अगर कांस्टेंट नहीं है और अगर आपने उसे जनरल सॉल्यूशन से भी ऑब्टेन नहीं किया, तो जो वो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। द singular solution does not involve any arbitrary constant। कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। इतना समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद एक टर्म हमारी होती है जिसको हम कहते हैं एनवलप। क्या होता है बताऊंगी, पहले मेरे साथ ज़रा डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए। एनवलप्स, इसके अंदर लिखो अ कर्व विच touches each member of a family of curves is called the
envelope of that family। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन भी आपको अभी समझ में नहीं आएगी। पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उस एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, ठीक है। पहले उस एग्जांपल को समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे दोबारा आएंगे। एग्जांपल के लिए मैं क्या करती हूँ, कंसीडर द इक्वेशन। एक इक्वेशन कंसीडर करती हूँ मैं, और वो इक्वेशन है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ये लाइन की इक्वेशन है, जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखो। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है, वो किसकी होती है, लाइन की इक्वेशन होती है। मतलब अगर आप इसका ड्रॉ करोगे इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो आपको एक क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ए कांस्टेंट है, तो वेयर ए इज कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है। अब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ रखोगे आप, तो अलग अलग इक्वेशन मिलेगी, अलग अलग लाइन मिल जाएगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये लाइंस की एक फैमिली को डिनोट कर रहा है। ये वाली जो इक्वेशन है, ये लाइंस की एक फैमिली को डिनोट कर रहा है। थीटा की वैल्यू रखते जाओ, आपको अलग अलग मेंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं क्या, फॉर डिफरेंट values of theta, the equation represents a family of straight lines touching the circle एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये सर्कल का क्या केस है, ज़रा देखो। अगर मैं इसको, ये जो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए है, ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए। ये हो गया आपका वाई एक्सेस, और ये हो गया आपके लिए एक्स एक्सेस, हो गया। तो अब क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी एक सर्कल बना लें जिसकी कि रेडियस क्या है, ए तो कांस्टेंट है, ए की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। तो मैं क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पर एक सर्कल बना लूँ जिसकी कि जो रेडियस है वो क्या है, ए है, तो मैंने ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल हो गया, ये ऑरिजिन है, इसकी रेडियस क्या है, ए। तो जब आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, जो लाइन की इक्वेशन थी, तो आपको अलग अलग लाइंस मिलेंगी, और वो लाइंस इस तरीके से मिलेंगी कि हर एक लाइन को ये सर्कल टच कर रहा होगा। जैसे ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये एक और लाइन हो गई तीसरी, ये एक और लाइन हो गई। ऐसे आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन अलग हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई, ऐसे बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ, आपको लाइन मिलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं हम कि ये जो सर्कल है, जिसकी की इक्वेशन क्या है इस सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये सर्कल इन सारी लाइंस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, ये जो जितनी भी जो लाइंस बन रही हैं, मतलब लाइंस की जो फैमिली है, उन सबको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये जो सर्कल है, ये क्या कहलाएगा, ये सर्कल इस फैमिली का एनवलप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनवलप। यानी कि एक ऐसा कोई कर्व जो किसी फैमिली को टच करता है, फैमिली के हर एक मेंबर को, ईच मेंबर को टच करता है, तो उस कर्व की इक्वेशन को या उस कर्व को हम उस फैमिली का क्या कहते हैं, एनवलप कहते हैं। तो देखो ज़रा डेफिनेशन, अ कर्व विच टचेज ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली, ये फैमिली हो गई लाइन की। तो एक ऐसा कर्व जो किसी फैमिली के ईच मेंबर को टच करता है, उस कर्व को, उस फैमिली का क्या कहते हैं, एनवलप कहते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे बाद में एग्जाम्पल के लिए। तो ये ध्यान रखो, ये लिख दो, बाय द above example the circle
which is touched by a family of straight lines is called the envelope of the family of स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पर जो सर्कल है जो कि लाइन के हर एक जो लाइन की इक्वेशन है वो हर एक इक्वेशन को यानी कि हर एक लाइन को टच कर रहा है, तो लाइन की जो पूरी फैमिली है उसके लिए सर्कल क्या है, एक एनवलप है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा क्यों समझा एनवलप सिंगुलर सॉल्यूशन में। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, उन क्वेश्चनों में हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया है, उन क्वेश्चनों में हमने कभी कभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड किया है। कभी कभी जैसे वो क्वेश्चन में दे देता है ना कांस्टेंट की वैल्यू या एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू ये है, तो हम वो पुट करके C1 C2 जो भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर चुके हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम समझेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो, सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है। अब ये एनवलप का क्या लेना देना है इससे, तो वो क्या लेना देना है लिखो ज़रा मेरे साथ। The equation of the envelope of the family of curves given by the general solution of a differential equation is known as the singular solution। क्या चीज़ कि द इक्वेशन ऑफ द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द सिंगुलर सॉल्यूशन। कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दे रखी है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, तो अगर आप उसका एनवलप फाइंड करो तो जो एनवलप की इक्वेशन होगी वो आपका क्या कहलाएगा, उस फैमिली का सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आया कि मतलब जो एनवलप की इक्वेशन होती है वही हमारा क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो पहले सिंगुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सिंगुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फैमिली है, मतलब जो कोई भी इक्वेशन दे रखी है जो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो अगर उसका एनवलप फाइंड किया जाए तो जो एनवलप की इक्वेशन निकल कर आएगी वो हमारा क्या होगा, उस इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सच अ सॉल्यूशन does not contain any arbitrary constant and is not a particular case of the जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसमें एक तो ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन निकल कर आएगा इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, और दूसरी चीज़ ये जो सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा ये जनरल सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख के फाइंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करोगे उसको लिखते हैं, हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन।
अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर सॉल्यूशन कहते किसको हैं। अब पढ़ेंगे क्या कि सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे भाई। ये तो समझ में आ गया कि सिंगुलर सॉल्यूशन एनवेलप की इक्वेशन होगी। वो एनवेलप की इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो देखो, जब हम कोई सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब दो चीज़ें नहीं, दो मेथड होते हैं। चाहो तो आप दोनों का यूज़ करके निकालो, चाहो तो आप किसी एक का यूज़ करके निकालो, सिंगुलर सॉल्यूशन निकल आएगा। जैसे देखो, पहले हेडिंग डालो, एक टर्म होती है हमारी पी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, क्या, पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। इसे कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, जरा लिखो पहले। लेट द गिवन इक्वेशन बी एफ ऑफ एक्स वाई पी बराबर 0। ये आपको गिवन होगी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज obtained by eliminating P between f of x y p बराबर 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल पी बराबर 0। यानी कि जो आपको गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन तो है ही आपके पास, एक इसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो पी के रेस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन और डेल एफ अपॉन डेल पी वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके एक ऐसी इक्वेशन बनाओ, मतलब पी को एलिमिनेट कर दो इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके। तो पी को एलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें पी ना हो, किसी एक इक्वेशन में से पी की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें पी नहीं है। तो वो जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, ये जो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन है इसको निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन वो एक कंडीशन पे यूज़ होता है। वो शॉर्टकट मेथड क्या है, नोट डाउन करो। इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई पी बराबर 0, ये जो आपको गिवन इक्वेशन है, इज क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता है ना, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। इन पी में क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। पी में क्वाड्रेटिक होने का मतलब क्या है, पी स्क्वायर प्लस पी इंटू कोई भी कांस्टेंट फंक्शन एक्स वाई का होगा जो, प्लस एक्स वाई का कोई भी फंक्शन, मतलब पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर हो सकता है प्लस बी पी प्लस सी बराबर 0। इस टाइप की कोई इक्वेशन है वेयर ए एंड बी जो है वो क्या होंगे, फंक्शन होंगे किसके, एक्स वाई के फंक्शन हो सकते हैं, या कोई नंबर भी हो सकता है। अगर इस टाइप की इक्वेशन बन रही है, मतलब जो भी आपको गिवन इक्वेशन है वो पी में क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अच्छा इसको ना मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिख लेती हूँ और इसको कैपिटल बी लिख लेती हूँ, तो ये भी कैपिटल ए हो जाएगा। वो नोटेशन ऐसे यूज़ करते हैं ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो जाए। ये ए और ये बी, ठीक है। तो देन पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज गिवन बाय, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
ए बी और सी, यहाँ पर सी भी उसका ही फंक्शन होगा एक्स वाई का। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसमें वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखो, तो जब इसे सॉल्व करके जो इक्वेशन मिलेगी वही आपका पी डिस्क्रिमिनेंट होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये केवल तभी यूज़ हो सकता है जब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है पी में, तभी यूज़ कर सकते हो। और अगर नहीं है तो फिर आपको फिर डेल एफ अपॉन डेल पी निकालो, फिर दोनों से पी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ में आया इतना? चलिए, ये तो हो गया पी डिस्क्रिमिनेंट। एक टर्म क्या था ये अभी? पी डिस्क्रिमिनेंट था। अब एक टर्म और आती है, लिखो ज़रा उसको। जैसे पी डिस्क्रिमिनेंट है, ऐसे एक होता है सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो अब थोड़ा थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा होगा, एक ऐसा रिलेशन यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सी नहीं आ रहा हो, तो सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे इसमें निकाला। तो लिखो लेट द गिवन, एक छोटा सा डिफरेंस होगा बस इसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन बी एफ ऑफ एक्स वाई पी एंड इट्स जनरल solution is 5xyc बराबर 0। ठीक है, अच्छा सी डिस्क्रिमिनेंट में क्या है, एक चीज़ का डिफरेंस आ गया है कि इसमें आपको जनरल सॉल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक तो वो क्या होगी, एक्स वाई पी बराबर 0। फिर आप क्या करोगे, आपको सी डिस्क्रिमिनेंट अगर इसकी हेल्प से निकालना है तो पहले आपको उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो वो हम अभी तक इतने सारे निकाल चुके हैं, इतनी बार कर चुके हैं, वो आप निकाल लोगे। तो जनरल सॉल्यूशन मान लो इसका आ गया 5xyc, सी यहाँ पर कांस्टेंट है, जनरल सॉल्यूशन है तो कांस्टेंट आएगा ही ना उसमें। तो देन सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज obtained by eliminating C between the equation कौन कौन सी, 5xyc बराबर 0 जो उसका सॉल्यूशन था, एंड डेल फाई अपॉन डेल सी, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है पहले हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर उस जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली सी के रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद ये जो जनरल सॉल्यूशन है और जो डेल फाई अपॉन डेल सी की वैल्यू है, इन दोनों का यूज़ करके आप सी को एलिमिनेट कर दो, तो जो आएगा आपके पास इक्वेशन वो क्या कहलाएगी, सी डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगी। अब इसमें भी एक शॉर्टकट मेथड वही है, क्या, बस अब इसमें क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, किसमें, सी में। तो इफ़, लेकिन वो क्वाड्रेटिक क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन की। अगर आपने जो जनरल सॉल्यूशन निकाला है 5xyc, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है उसमें तो सी होगा ही नहीं ना, उसमें होगा नहीं तो सी में क्वाड्रेटिक कैसे हो जाएगी। तो जब आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे वो अगर क्वाड्रेटिक है सी में, इज क्वाड्रेटिक इन सी, देन सी discriminant relation is given by b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो मतलब आप क्या करोगे, जो भी आपको गिवन इक्वेशन है उससे आप पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हो, सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो भी पी डिस्क्रिमिनेंट या सी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आया है, नाउ इफ ई एक्स वाई इज अ
factor of both the discriminants and EXY satisfy the differential equation f(x, y, p) बराबर 0, then EXY is called the singular solution और एनवलप, क्योंकि जो एनवलप की इक्वेशन होती है वही तो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या, देखो अगर आपने दोनों चीज़ें निकाली हैं, पी डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड किया है, सी डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड किया है, तो आप देखोगे कि एक फैक्टर होगा, मतलब एक फैक्टर ऐसा होगा ई एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का एक ऐसा फंक्शन होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा, पी डिस्क्रिमिनेंट में भी होगा, सी डिस्क्रिमिनेंट में भी होगा। पहले तो आप उसे ले लो जो कॉमन आ रहा है, फिर आप ये चेक करो कि जो चीज़ कॉमन आ रही है ई एक्स वाई, उसको पुट कर दो किसके अंदर, गिवन इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स वाई पी बराबर 0। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और पी डिस्क्रिमिनेंट में भी आ रहा है, सी डिस्क्रिमिनेंट में भी आ रहा है, तो वही जो फैक्टर है वही आपका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा या एनवलप होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने दोनों नहीं निकाले, आपने कोई एक निकाला है, या तो पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है या सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है, तो फिर आपको एक ही चीज़ चेक करनी है कि उसमें आपको कॉमन फैक्टर तो मिलेगा नहीं, तो उसमें आपको 2 या 3 फैक्टर मिलेंगे। तो उन तीनों फैक्टरों में से ये चेक करो कौन सा फैक्टर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता है, फाइंड द एनवलप ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी दिमाग में रखना है, एनवलप बोले उसका मतलब भी क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ में आया। अब देखो, जैसे अब कोई क्वेश्चन करते हैं इसका एक, प्रॉब्लम 1। क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर solution of 9p² into 2 minus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 3 minus y, ये दे रखा है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो अब वीडियो को पॉज करो पहले और जनरल सॉल्यूशन खुद फाइंड करो, ट्राई करो, नहीं आता है समझ में तब देखना। ठीक है, चलो अब गिवन इक्वेशन क्या है, आपको सॉल्यूशन करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन 9p² into 2 minus y का होल स्क्वायर बराबर 4 into 3 minus y, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए चेक करो पहले, ये सॉल्वेबल फॉर y है या सॉल्वेबल फॉर x है या सॉल्वेबल फॉर p है या क्लोरेट्स इक्वेशन है। तो देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप p की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से p² बराबर क्या आएगा, 4 into 3 minus y अपॉन 9 into 2 minus y का होल स्क्वायर, तो ये आएगा p² की वैल्यू। तो p की वैल्यू क्या आएगी, पूरे पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 4 तो 2 बन गया। ये क्लियर हो रहा है, चलो मैं पूरा करके ही बता देती हूँ। 4 into 3 minus y अपॉन 9 into 2 minus y का होल स्क्वायर, इस पूरे पे स्क्वायर रूट,
तो अब देखो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के, अंडर रूट 3 माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, अपॉन 9 क्या बन जाएगा 3, और ये स्क्वायर है तो ये भी बाहर आके केवल 2 माइनस वाई बचेगा। तो ये आपके पास पी की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत। अब p बराबर क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो p की जगह रख दो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 अंडर रूट 3 माइनस वाई अपॉन 3 इंटू 2 माइनस वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू सॉल्व हो जाएगा ये। तो क्या होगा देखो ज़रा, 3 इंटू 2 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस वाई डी वाई बराबर डी एक्स। क्लियर। अगला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करोगे तो देखो 3/2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस वाई अंडर रूट डी वाई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स, यही होगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैं क्या कर रही हूँ अंडर रूट 3 माइनस वाई का अलग अलग डिवाइड लगा रही हूँ इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई अपॉन अंडर रूट 3 माइनस वाई डी वाई बराबर, ये इंटीग्रेशन डी एक्स करोगे तो ये तो एक्स प्लस सी बन गया, कोई दिक्कत। अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 3/2, इसको I1 मान लेती हूँ, इसको I2 मान लेती हूँ बराबर x प्लस सी। अब I1 I2 की वैल्यू पहले अलग से फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो I1 क्या है आपके पास, I1 है इंटीग्रेशन 2/3 माइनस वाई अंडर रूट डी वाई, यही है, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो सिंपल, देखो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 3 माइनस वाई, इसको अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, उसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर क्या हो गई -1/2 डी वाई, यही होगा। अब पावर वाले रूल से कर दो, तो देखो 2 क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस वाई की पावर -1/2 प्लस 1 क्या आएगा 1/2 अपॉन 1/2। अब ये y माइनस का है तो माइनस का डिवाइड और हो जाएगा, तो माइनस इधर लगा देती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 माइनस वाई, यही आएगा, कोई दिक्कत। I1 सॉल्व हो गया। अब I2 करते हैं, I2 क्या है हमारा y अपॉन अंडर रूट 3 माइनस वाई, I2 है इंटीग्रेशन y अपॉन अंडर रूट 3 माइनस वाई डी वाई, ये दे रखा है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं मान लेती हूँ लेट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस टी आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी टी, इट मीन्स डी वाई बराबर माइनस डी टी। वैल्यू पुट करूँ ज़रा ऊपर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y की जगह आ गया 3 माइनस टी अपॉन ये हो गया अंडर रूट टी, ये माइनस डी टी होगा तो डी टी माइनस को बाहर ले लेती हूँ, या माइनस को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा t-3 अपॉन अंडर रूट टी इंटू डी टी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये अंडर रूट टी का अलग अलग डिवाइड लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा t अपॉन अंडर रूट टी, यानी कि अंडर रूट टी डी टी माइनस ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी, क्लियर। अब तो इसको सॉल्व कर दो सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा क्या 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2, ये आ गया, कोई दिक्कत। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या माना था हमने 3 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा क्या 2/3 इंटू 3 माइनस वाई की पावर 3/2,
माइनस ये 3 2 जो 6 हो गया, 3 माइनस वाई की पावर 1/2। अभी आपके पास I1 की वैल्यू भी आ गई, I2 की वैल्यू भी आ गई। अब I1 और I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कौन सी थी? इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी, पहले उसको लिख लेती हूँ मैं दोबारा से। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास? 3/2 I1 माइनस I2 बराबर x प्लस 3। 3/2 I1 माइनस I2 बराबर x प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 3/2। I1 की वैल्यू क्या निकल कर आई है ऊपर? I1 आया था हमारा -4√3 माइनस वाई, -4√3 माइनस वाई, माइनस I2 की वैल्यू ये निकल कर आई है तो ये हो जाएगा 2/3, 3 माइनस वाई की पावर 3/2, ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो 6, 3 माइनस वाई की पावर 1/2 बराबर x प्लस सी। तो दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करो तो देखो 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, तो -6, 3 माइनस वाई की पावर, इसको 1/2 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ बचेगा 3 माइनस वाई की पावर 3/2 प्लस इधर हो जाएगा 9, 3 माइनस वाई की पावर 1/2 बराबर x प्लस सी। यही आएगा, कोई दिक्कत? अब देखो माइनस का 6, 3 माइनस वाई की पावर 1/2 और प्लस का 9, 3 माइनस वाई की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 3, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई की पावर 1/2 माइनस 3 माइनस वाई की पावर 3/2 बराबर x प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेती हूँ। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें से 3 माइनस वाई की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस वाई बचेगा केवल, तो -3 प्लस वाई हो जाएगा, ये बाहर माइनस है इसलिए, बराबर x प्लस सी। ठीक है, नॉर्मली ये जनरल स्टेप्स हैं जो मैं कर रही हूँ। अगर इसमें भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, y इंटू 3 माइनस वाई की पावर 1/2 बराबर x प्लस सी। ये आ गया, कोई दिक्कत इसमें? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 1/2 पावर भी हट जाएगी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई बराबर x प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया निकल के क्या, जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया ये, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब निकालते हैं क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो मैं दोनों, एक बार मैं आपको दोनों ही चीज़ें फाइंड करके बताती हूँ, पी डिस्क्रिमिनेंट भी सी डिस्क्रिमिनेंट भी। ठीक है, तो चलो देखो, हालांकि आप किसी भी एक का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं अभी एक पहला क्वेश्चन है तो मैं दोनों चीज़ें फाइंड करके बताती हूँ। तो नाउ अब द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, क्या थी इक्वेशन थी आपके पास, मैं बुक से देख के लिख देती हूँ। इक्वेशन है 9p² इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस वाई। ये गिवन इक्वेशन थी, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अब देखो ज़रा, अब मैं क्या करती हूँ, इसको
4 इंटू 3 माइनस वाई है, इसको उधर ले आती हूँ, तो 9p² इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 0। अब मुझे पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो मैं वो शॉर्टकट वाले मेथड से निकाल सकती हूँ, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। पी की हाईएस्ट पावर 2 है, बोलोगे क्वाड्रेटिक कैसे बन रही है? जिसको समझ में नहीं आया वो ज़रा देखो ध्यान से। हमारे पास, मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, 9 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू p², ठीक है, प्लस 0 इंटू पी, कोई दिक्कत, 0 इंटू पी 0 ही हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 0, है ना। अब ज़रा कंपेयर करो इसे, AP² प्लस BP प्लस सी बराबर 0 बन रहा है, नहीं बन रहा? ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो गई हमारी, A, B हो गया 0 और C हो गया -4 इंटू 3 माइनस वाई, हो गया ना। तो लिखते हैं यहाँ पर A बराबर क्या है आपके पास, 9 इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, B बराबर क्या है 0, C बराबर क्या है -4 इंटू 3 माइनस वाई, यही है। अब पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं, B² माइनस 4AC बराबर 0, यही होता है। वैल्यू पुट करो, तो B की वैल्यू 0 है, ये 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू A की वैल्यू क्या है 9 इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू C की वैल्यू क्या है -4 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 0। ये माइनस को बाहर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 4 जो 16 इंटू 9 36, नहीं 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 नहीं, 4 ऐसे ही रहने दो, 4 इंटू 9 इंटू 36, वो तो 0 में ही चला गया। देखो 36 इंटू 4 डिजिट एक तरफ लिख ली, अब क्या बचा आपके पास 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर और क्या बचा 3 माइनस वाई बराबर 0, यही बचा। अब देखो 36 इंटू 4 ये तो 0 में चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर और 3 माइनस वाई बराबर 0 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन आ गया। क्या आ गया, पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, ठीक है। तो अगर आप अब चाहो तो देखो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन से आपके पास दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है वाई बराबर 3 और एक मिल रहा है वाई बराबर 2। अगर देखो आपको सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं करना तो आप यहीं पे ख़त्म कर दो इसको, ठीक है। चेक करो जो गिवन इक्वेशन है हमारी 9p² वाली, उसमें वैल्यू पुट करके देखो, y की जगह 2 रख के देखो, y की जगह 3 रख के देखो। अगर y बराबर 3 या y बराबर 2 है, दोनों में ही dy/dx तो 0 ही आ रहा है, तो यानी कि p की वैल्यू 0 है, यानी कि p बराबर 0 y बराबर 2। एक बार रख के देखो, एक बार p बराबर 0 y बराबर 3 रख के देखो, अगर सेटिस्फाई, जिसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार सी डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करके बता देती हूँ ताकि आपको निकालना आ जाए कैसे निकालते हैं। तो चलो देखो अब निकालते हैं क्या, सी डिस्क्रिमिनेंट। सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, कौन सा, जनरल सॉल्यूशन। तो ज़रा देखो जनरल सॉल्यूशन देखते हैं क्या आया था हमारा जनरल सॉल्यूशन, y² इंटू 3 माइनस वाई बराबर x प्लस c²। तो ये लिखते हैं पहले, जनरल सॉल्यूशन क्या था हमारा, y² इंटू 3 माइनस वाई बराबर x प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ज़रा देखो y² इंटू 3 माइनस वाई बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस c² प्लस 2cx। तो बस अब देख इस बात की क्वाड्रेटिक है ये, c में c² प्लस 2cx प्लस x² माइनस, इसको वहाँ ले जाओ, y² इंटू 3 माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास a बराबर क्या आया 1, c² का कोफिशिएंट 1 है, b बराबर क्या आया 2x और c बराबर क्या आया x² माइनस y² इंटू 3 माइनस
वाई। तो अब सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, इंटू सी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई बराबर 0। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, 4 0 में गया, तो वाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है वाई बराबर 0 और एक मिल रहा है वाई बराबर 3। तो पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, वाई बराबर 3 है, इधर भी आ रहा था वाई बराबर 0 नहीं आ रहा, वाई बराबर 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है वाई बराबर 3, दोनों में कॉमन है। तो लिख देते हैं क्या, y इज इक्वल टू 3 इज कॉमन इन बोथ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अब अभी ये सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है, अभी पहले चेक करेंगे कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 9p स्क्वायर इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 3 माइनस वाई। तो अगर y बराबर 3 है तो dy अपॉन डी एक्स या फिर p, और p बराबर 0 हो गया। तो वैल्यू पुट करो ज़रा, देखो LHS में रखते हैं पहले वैल्यू, LHS में रखेंगे तो 9 इंटू पी की जगह 0 हो गया इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा, और RHS देखो 4 इंटू 3 माइनस 3 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS। हैंस द singular solution of the given differential equation is y is equal to 3। ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन है। समझ में आया अभी कैसे निकालते हैं, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में पूछना। चलो ये अब आप, मैं क्वेश्चन दूंगी घर से करने के लिए, उनको करना, जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जनरल सॉल्यूशन भी निकालने को दूंगी, तो जनरल सॉल्यूशन की भी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ के साथ आपकी। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है, कुछ चीज़ें लिखो ज़रा नोट डाल के, छोटी छोटी लिखो। पहली चीज़, T डिस्क्रिमिनेंट इक्वेटेड टू 0, मतलब जो भी आपका P डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 आ रहा है वो ज़्यादातर किस फॉर्म में होता है, ज़्यादातर क्या हमेशा ही किस फॉर्म में होता है, P डिस्क्रिमिनेंट बराबर E टी स्क्वायर C, यानी कि P डिस्क्रिमिनेंट में आपको 3 टर्म्स मिलती हैं। एक होती है E, यहाँ पर E बराबर आपका क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। जैसे अभी उसमें y बराबर 3 सिंगुलर सॉल्यूशन था। जिस टर्म की पावर स्क्वायर होता है, मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर होता है, यानी कि वो कहलाता है टी। टी को बोलते हैं टेक्लोकस, ये नाम याद रखना है आपको। टी को क्या बोलते हैं, टेक्लोकस। और जो बाकी का बचा हुआ सिंगल पावर का होता है उसे बोलते हैं सी। सी को बोलते हैं कस्प लोकस। अभी एक एग्जांपल से भी समझाऊंगी क्या है ये। एक पहले नोट डाउन कर लो, एक दूसरा आपका सी डिस्क्रिमिनेंट, तो जो सी डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारा होता है किस फॉर्म में, ई एन स्क्वायर सी क्यू, जहाँ पर आपका ई तो वही है क्या, सिंगुलर सॉल्यूशन,
सिंगुलर सॉल्यूशन। जो स्क्वायर वाली टर्म है यानी कि जो n होगा वो यहाँ पर कहलाएगा नोड लोकस। क्या कहलाएगा वो? नोड लोकस। और जिसकी पावर क्यूब होगी यानी कि जो c होगा वो क्या कहलाएगा? कस्प लोकस। क्या कहलाएगा? कस्प लोकस। जैसे देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, वहाँ पर देखते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट दोनों फाइंड किए थे हमने। तो ज़रा देखो हमारा पी डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल कर आया था इसमें। ये तो जनरल सॉल्यूशन का है। कहाँ गया? इसमें क्या था? ये एक्स वाई इधर ही था। पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने फाइंड किया था। अभी मुझे वो मिल नहीं रहा, मैं लिख देती हूँ। देखो आपकी कॉपी में आपने उतारा है ना, तो उसमें चेक करो। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारा पी डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल कर आया था? पी डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकल कर आया था 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई 3 माइनस वाई। 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई बराबर 0, ये निकल कर आया था। और सी डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल कर आया था? सी डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकल कर आया था वाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई बराबर 0, यही आया था। अब ज़रा देखो इससे कंपेयर करोगे अगर आप, तो आपका 3 माइनस वाई यानी कि वाई बराबर 3 है, तो वाई बराबर 3, ये तो आपका क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। ऐसे ही इसमें भी 3 माइनस वाई, वाई बराबर 3, ये हमारा क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। अब स्क्वायर, अब इसमें स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, इसको छोड़कर स्क्वायर वाली टर्म क्या होती है? टी, यानी कि 2 माइनस वाई बराबर 0 यानी कि वाई बराबर 2, ये हमारा क्या है? टेक लोकस। क्या है? टेक लोकस। इसमें स्क्वायर वाली टर्म क्या है? n, यानी कि y बराबर 0 है हमारे पास यहाँ स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि y स्क्वायर बराबर 0 करोगे तो y बराबर 0 आएगा। तो ये हमारा क्या है? नोड लोकस। क्या है? नोड लोकस। अब देखो इसमें एक टर्म और आनी चाहिए c, जो यहाँ नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना यहाँ पर y की पावर 0, कोई फर्क पड़ेगा? तो यानी कि y की पावर 0 यानी y बराबर जो y की पावर 0 है सीधे सीधे 1, ये आपका क्या हो गया? कस्प लोकस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी y की पावर 0, ये क्या हो जाएगा? हमारा कस्प लोकस हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज़? केवल नाम याद रखनी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन में वो ऐड कर देता है कि नोड लोकस, कस्प लोकस, ये भी फाइंड करो, टेक लोकस भी फाइंड करो, तो वो आपको बस ये नाम पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि पी डिस्क्रिमिनेंट इस फॉर्म में होता है। तो जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो टेक लोकस कहलाती है, दोनों में जो कॉमन होता है वो सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है, और जो बचा हुआ होता है पी डिस्क्रिमिनेंट में सिंगल पावर में और सी डिस्क्रिमिनेंट में 3 पावर में, क्यूब पावर में, वो हमारा क्या होता है? कस्प लोकस होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं जो आपको करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। मैं इसको ऊपर नीचे कर देती हूँ। देखो ये टाइप 1, कुछ टाइप्स में डिफाइन नहीं, टाइप में डिफाइन क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ। देखो जो टाइप 1 के ये जो ई तक क्वेश्चन है ये सारे क्या है? अब इसमें क्या आपको जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो ये टाइप 1 की जो सारी इक्वेशन है ये सॉल्वेबल फॉर पी है, टाइप 2 में सॉल्वेबल फॉर एक्स हैं सारी, टाइप 3 में सॉल्वेबल फॉर वाई है, और टाइप 4 में क्लोरेट्स फॉर्म है। क्लोरेट्स फॉर्म में दोनों आ गई, रिड्यूसेबल वाली भी और नॉर्मल वाली भी। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। आंसर भी मेंशन है इसमें, जनरल सॉल्यूशन भी है, सिंगुलर सॉल्यूशन भी है। ठीक है, ये टाइप 2 टाइप 3 का डन, और ये टाइप 4 डन। करने ज़रूर है क्वेश्चन घर पे, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। अगर ये सोचो कि समझ लिया हो जाएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके हाथों को रट जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में, मीन्स में, कि आप सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या करना था। ठीक है, तो अभी इतना ही आज की वीडियो में, यहाँ तक कंप्लीट करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।